ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास केमिस्ट्री में हम अपनी थर्ड वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, अब तक हमने आरएलवीपी पढ़ा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पढ़ा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस become equal to vapor of its solid form। That means फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू वेपर ऑफ सॉलिड ऑफ ए सेम सब्सटेंस, देन वी से इट इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। या हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर एट विच liquid form and solid form of a substance exist in equilibrium। अगर किसी टेम्परेचर पे उसी सब्सटेंस के लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, हम वेपर प्रेशर की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ लिक्विड बिकम वेपर ऑफ सॉलिड ऑफ ए सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, फ्रीजिंग पॉइंट हमने स्टडी कर लिया है। डिप्रेशन का मीनिंग है डिक्रीज, यानी किसी भी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज कैसे आता है? हाउ इट फ्रीज एट द लोअर टेम्परेचर्स। हम बात कर रहे हैं मेनली अगर हम नॉन वोलाटाइल और ये कहें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अगर किसी भी नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं, इन दोनों के एडिशन की वजह से हमें जो सॉल्यूशन मिलता है, टू फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई भी नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालते हैं। नॉन वोलाटाइल्स मींस ऐसा सॉल्यूट लेना है सॉलिड जो क्या हो? आपका वेपोराइज ना हो। जैसे हम कहें कि NaCl है हमारे पास, वो वेपोराइज नहीं होता, लेकिन हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है, यानी सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद उसको आयनाइज नहीं होना चाहिए। यानी नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अगर हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं टू फॉर्म ए सॉल्यूशंस, उस केस में देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये ले हम, हमारे पास यहाँ हमने वाटर ले लिया है और वाटर क्या है? यहाँ पे हैज ए सॉल्वेंट। ये वाटर से आपने फिलअप कर दिया है। इस वाटर को हैज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। अगर इस वाटर को देखें, यहाँ हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 273.15 केल्विन। अगर हम इसके अंदर जैसे ही कोई भी नॉन वोलाटाइल्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जैसे हम कहें कि इसके अंदर कोई भी हमने ऐसा साल्ट डाल दिया जैसे कि हम ग्लूकोज डाल दें, इसके अंदर हम शुगर ऐड कर दें, हम यूरिया ऐड कर दें, दैट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलाटाइल्स, जिसकी वजह से क्या होगा? देखो, ये हमारे सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
हमने जैसे अभी पढ़ा था कि किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यानी उसके लिक्विड फॉर्म जो हमारे पास है, लिक्विड फॉर्म के अंदर जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम इट्स सॉलिड फॉर्म के जो वेपर प्रेशर है, अगर दोनों इक्वल हो जाए दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। अब देखो वाटर अपना लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर कोई भी हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, जैसे ही सोल्यूट ऐड करेंगे तो इसके जो वाटर के यहाँ वेपर बन रहे थे, ये वेपर्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम। वैसे हमें पता है कि सॉलिड के वेपर कम बनते हैं, इसलिए अगर इसके वेपर्स कम बनेंगे देन लिक्विड अर्ली अटेन द वेपर इक्वल टू इट्स सॉलिड स्टेट। तो जैसे ही हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर तो इसके वेपर्स हैं वो कम बनेंगे, कम वेपर बनेंगे तो अर्ली कम टाइम में लोअर टेम्परेचर्स के ऊपर ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट के साथ आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूट ऐड करने की वजह से इसके अंदर जो इसने 273 केल्विन पे या हम कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने क्या करना था, फ्रीज हो जाना था। जिसने 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना था, अगर इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो 0 डिग्री से पहले ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी 273 से पहले क्या हो जाएगा, फ्रीज। अब कितना पहले फ्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो राइट करते हैं हमने देखना है कि जैसे ही कोई नॉन वोलाटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट डालते हैं टू फॉर्म ए सॉल्यूशंस, किसी भी नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, एडिड इन लिक्विड सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशंस। उस कंडीशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज। इसकी वजह से क्या करेगा, इट अटेन वेपर प्रेशर इक्वल टू सॉलिड एट लोअर टेम्परेचर। जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर तो उसके वेपर प्रेशर जो लिक्विड सॉल्वेंट के बन रहे थे वो डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे तो लोअर टेम्परेचर पे इसके वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल टू सॉलिड एट द लोअर टेम्परेचर्स, यानी जो सॉलिड के वेपर प्रेशर बन रहे थे उसके बराबर क्या हो जाएंगे, लिक्विड के वेपर प्रेशर। अब इसकी वजह से कितना डिक्रीज हुआ, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलेंगे हम। देखो अगर हमें डिफाइन करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। किसकी वजह से, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute in a solvent to form solution, and that decrease is known as depression in freezing point. That decrease in freezing point, that decrease in freezing point of solvent is known as
हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशंस। तो इसकी वजह से जितना डिक्रीज हो रहा है दैट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सॉरी दैट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर कम बनेंगे तो लोअर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो दैट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो और भी अच्छी तरह से हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्योंकि कोई भी चीज फ्लो चार्ट में ग्राफिकली अच्छे से समझ में आती है हमें। हम ये कहें कि हम ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे, अगर हम ग्राफ ड्रा करें और ग्राफ किसके वर्सेस ड्रा करेंगे, हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखो हमें कैसा ग्राफ मिलता है। हम यहाँ वेपर प्रेशर ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर और वर्सेस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। देखो जैसे हमने पीछे आरआरबीपी में भी पढ़ा था कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है गिवन टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड किया है। इसलिए अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो अपने पास इस तरह से एक डाउनवर्ड स्लोप मिलता है। ये स्लोप जो हमारा मिलेगा, मान लो हम ये कहें कि A टू B हमने एक ग्राफ ड्रा किया है और ये ग्राफ अपना किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। अगर टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है तो सॉल्यूशन के जो वेपर होंगे वो गिवन टेम्परेचर्स पे कम बनेंगे। क्यों बनेंगे ये भी हमें स्टडी कर लिया था कि किसी भी अगर सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, अब वेपराइजेशन प्रोसेस इज सरफेस फिनोमिना, अगर ये सॉल्वेंट है तो कुछ सरफेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सॉल्यूट मॉलिक्यूल ने। अगर हम ये बात करें ये आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल किसके हैं, सॉल्यूट। तो जैसे ही सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, तो एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम, तो लेसर वेपर बनेंगे। सो इसलिए हमें पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेसर देन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा क्या आएगा, आपका लोअर ग्राफ मिलेगा हमें। और ये जो ग्राफ होगा आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को। किसकी वजह से, जब सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। अब हम देखते हैं कि सॉल्वेंट के ग्राफ के अंदर जो डाउनवर्ड स्लोप आ रहा था उसके अंदर एक बेंड मिलता है हमें, और ये बेंड इसको और भी शार्प कर देता है। अब ये जो यहाँ बेंड आया है हमारा, दैट रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जहां इसने क्रॉस किया, मान लो ये ए बी था और ये बी सी हमने यहाँ ग्राफ ड्रा कर दिया है। अब ये जो हम ग्राफ बोले डी एंड ई, ये पॉइंट जहां इसने क्रॉस किया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो हम कह रहे हैं, जो ब्लू कलर का हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है, दैट रिप्रेजेंट द फ्रोजन सब्सटेंस, जो फ्रीज हो चुका है, जो आपका सॉलिडिफाई हो चुका है। यानी जो हमारा ये बीसी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फ्रोजन सब्सटेंस को जो जम चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। अब हम बात कर रहे थे, देखो प्योर सॉल्वेंट की है, ये जो पॉइंट हमें टेम्परेचर एक्सिस पे जहां आपने डैश डैश लाइन से क्रॉस करके मैच किया है, जहां आपके प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जहां आपका ये इसको टेम्परेचर को क्रॉस कर रहा है, किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस।
अब फ्रीजिंग पॉइंट देखो ग्राफ से ही नजर आ रहा है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। अब कितना डिक्रीज हो गया, दैट चेंजेस, यानी इस ग्राफ के अंदर यहां आपको कितना चेंज नजर आ रहा है, इस चेंज को लिखते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। अब इसी को अगर देखो हम एक्सप्लेन करें, हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है, देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रा किया हमने, किसके लिए, सोलवेंट और सॉल्यूशन के लिए। हमें पता है अगर अकेला प्योर सोलवेंट अगर यहाँ होता तो इस कंडीशन में आपके पूरे के पूरे एस्केपिंग एरिया के ऊपर हमारे पास क्या थे, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल थे। तो ये सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, हाइयर बनेंगे। और जैसे ही सरफेस एरिया को कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल कवर कर लेंगे तो लेसर वेपर बनेंगे। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा हाइयर देन सॉल्यूशंस। अब जैसे ही हम इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, हम ये देखेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोप दिखा रहा है क्या हमें, वेट, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपना 273 केल्विन पे वाटर फ्रीज हो जाता है, ऐसे हमने सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रा किया। अब जहां सॉल्यूशंस और लिक्विड दोनों सॉलिडिफाई हो गए, यानी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। और जहां इसके अंदर बेंड मिला हमें ग्राफ के अंदर, वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमें फाइंड आउट करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मींस कितना डिक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस, और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीएफ। ओके, देखो इसको अब राइट कब करते हैं हम, अगर मान लो हमने ये रिप्रेजेंट कर रहा था अपना वेपर प्रेशर को, हम यहां मान लेते हैं लेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है अपना टी डॉट एफ, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टीएफ, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, टी डॉट एफ, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर्स, और ये हमें क्या मिल गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेल्टा टी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आ गया है, डिक्रीज आ गया है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, डेल्टा टीएफ। और यही हम कैलकुलेट कर रहे थे। अगर थ्योरेटिकली देखें तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, तो लोअर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट वेपर बिकम इक्वल टू सॉलिड। अगर ग्राफिकली देखें हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ड्रा करेंगे तो सॉल्वेंट के ज्यादा वेपर बनेंगे, सॉल्यूशन के कम, सॉल्वेंट का हायर ग्राफ होगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे सॉल्वेंट स्टार्ट टू फ्रीज, जहां फ्रीज होना स्टार्ट कर दिया वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये एक साथ क्योंकि सॉलिड हो गया तो लेसर वेपर बनेंगे, तो ग्राफ के अंदर जो आपका स्लोप है डाउनवर्ड वो और भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। अब जैसे ये सॉल्यूशन के ग्राफ को क्रॉस करेगा जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। अब कितना डिक्रीज हो गया, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीएफ से, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, देखो नेक्स्ट करते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरली हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम ये बोले फॉर
dilute solution containing known electrolyte solute। इस केस में आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और हम यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को किस में डिफाइन करेंगे, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और यहां जो हम कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलालिटी। और मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल m से, जो स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। अब इस केस में अगर हम बात करें डेल्टा टीएफ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह लगा लेते हैं हम केएफ इनटू मोलालिटी। अब ये क्या बन गया, अपना एक नई इक्वेशन बन गई है। इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, केएफ इनटू मोलालिटी। अब अपने माइंड में क्वेश्चन बनता है कि केएफ क्या है। केएफ क्या है यहाँ पे, केएफ क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और हम इसको क्या कह सकते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड दैट इज जनरल वर्ड यूज फॉर केएफ। क्या है, कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अपने पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, डिफाइन द कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो याद रखना है कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है हमारा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है अपना, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में। अब हम डिफाइन करते हैं, देखो हमसे कहे कि व्हाट इज कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे अभी हमें डिफाइन किया है कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, केएफ। अब आपने केएफ को डिफाइन करना है कि व्हाट इज कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, जैसे मैं अभी इक्वेशन राइट की थी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू हम क्या है अपनी मोलालिटी। मोलालिटी अगर हम यूनिटी कर दें, देन केएफ बिकम इक्वल टू डेल्टा टीएफ। तो हम ये भी राइट कर सकते हैं, इफ मोलालिटी इज 1 मोल पर केजी, देन डेल्टा टीएफ बिकम इक्वल टू केएफ। हम ये डिफाइन कर सकते हैं, देखो अभी कैसे वर्ड में राइट करेंगे कि कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solvent if कब, when molarity of solution is unity। कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए solvent if molarity of solution is unity। अब यूनिटी का मीनिंग क्या है, यूनिटी मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, या हम कहें कि 1 kg ऑफ solvent,
देन मोललिटी बिकम यूनिटी। अगर मोललिटी की वैल्यू 1 है देन KF बिकम इक्वल टू डेल्टा TF, और डेल्टा TF क्या है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट को इजीली मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इफ मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। यूनिटी कब होगी? जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एडेड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देन मोललिटी बिकम यूनिटी। तो आपकी क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिकम इक्वल टू कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि राइट द यूनिट। अब कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट पढ़ रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन बन जाता है कि राइट द यूनिट ऑफ KF। अब हमने राइट करनी है यूनिट ऑफ KF क्या होगी, किस यूनिट में हम इसको मेजर करेंगे। देखो हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोललिटी है। अगर मोललिटी को हम इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा? डेल्टा TF डिवाइड बाई मोललिटी क्या हो जाएगा? KF। ओके सॉरी। अब TF को किस में मापते हैं? टेम्परेचर में। इसको हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। इसको हम किस में मेजर करते हैं? मोल पर केजी के अंदर। इसको रिवर्स करके यहाँ लिखेंगे, दैट मीन्स अपनी यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि देखो केल्विन टेम्परेचर के लिए यूज कर लिया और मोललिटी को मोल पर केजी में, तो केजी आपके क्या आ गया? न्यूमरेटर में क्या बन गया? केल्विन केजी पर मोल। तो जब भी हमें यूनिट डिफाइन करनी है तो आप डायरेक्टली याद रख लें या रीअरेंज करके निकाल सकते हैं केल्विन केजी per mole and this is the unit of measuring KF। कई बार हमें ये भी मिल सकता है, देखो हमने KF की वैल्यू निकाली है, टेम्परेचर को केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में भी मिल जाता है, और मोललिटी के लिए हम कई बार मोलल वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर कॉमनली जनरली हमें ये यूनिट राइट करनी है, नहीं हम ये भी कर सकते हैं डिग्री पर मोलर। तो ये भी ध्यान रखना है हमने। बाकी हम स्टैंडर्ड यूनिट ये यूज करते हैं, अगर ये भी लिख रखी है दैट मीन्स डिग्री सेल्सियस पर मोलर भी हो सकता है। मोलर मीन्स मोल पर केजी। तो अपनी यूनिट क्या आ जाएगी? वैसे भी केल्विन केजी पर मोल। ओके, नेक्स्ट वन देखो, हम देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन